कुछ ही समय पहले भारतीय वायुसेना ने एक ऐसा ऑपरेशन सफलतापूर्वक अंजाम दिया जिसने न सिर्फ भारत की सामरिक क्षमता का लोहा मनवाया बल्कि दुनिया भर में एक नया संदेश दिया। इस ऑपरेशन से भले ही भारत ने अपने दुश्मनों को शिकस्त दी हो, लेकिन इसने एक महत्वपूर्ण कमी को भी उजागर किया, एक ऐसे लड़ाकू विमान की कमी जो दुश्मनों के रडार से बचकर उनके गढ़ में घुसकर हमला कर सके। यह कमी हमारे दुश्मनों के चेहरे पर एक मुस्कान ला रही थी, लेकिन अब भारत ने इस चुनौती का जवाब देने के लिए एक ऐसा कदम उठाया है जिसने वैश्विक रक्षा जगत में हलचल मचा दी है। हमारे रक्षा मंत्री और सीडीएस जैसे शीर्ष अधिकारी लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि भविष्य के युद्धों के लिए सेना को पूरी तरह से तैयार रहना होगा। इस तैयारी में अब दो बड़ी महाशक्तियां आमने सामने आ गई हैं। एक तरफ फ्रांस है जो अपने दमदार राफेल के साथ मैदान में है, और दूसरी तरफ रूस अपने 5वीं पीढ़ी के शक्तिशाली विमान Su-57 के साथ। रूस ने भारत के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा है जिसने न सिर्फ फ्रांस बल्कि अमेरिका जैसे देशों को भी चौंका दिया है। यह प्रस्ताव सिर्फ कुछ विमानों की खरीद का नहीं है, बल्कि भारत को एक ऐसी वायु शक्ति बनाने का है जिसके सामने कोई भी देश टिक नहीं पाएगा। रूस ने ऐसा क्या दिया है कि फ्रांस की नींद हराम हो गई है, और यह सौदा भारत को एक अपराजेय शक्ति कैसे बना सकता है? हम आपको इस पूरी कहानी के बारे में बताएंगे जो भारतीय वायुसेना के भविष्य को बदलने की क्षमता रखती है। तो बने रहिए और अपने विचार हमें अवश्य बताएं। आज भारत सिर्फ एक खरीदार नहीं बल्कि वैश्विक रक्षा बाजार का एक रणनीतिक निर्णायक बन चुका है। भारतीय वायुसेना को अपनी पूरी क्षमता से काम करने के लिए 42 लड़ाकू स्क्वाड्रन की आवश्यकता है, लेकिन हमारे पास फिलहाल 31 स्क्वाड्रन ही हैं। इस कमी को दूर करने के लिए भारत ने 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट बहुभूमिका वाले लड़ाकू विमान के लिए एक टेंडर निविदा जारी किया है, जिसकी कीमत $20 अरब से अधिक है। यह दुनिया की सबसे बड़ी रक्षा सौदों में से एक है, और इसे जीतने के लिए दुनिया के बड़े बड़े देश अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। फ्रांस अपने राफेल विमानों की सफलता के बाद इस सौदे को लगभग अपनी मुट्ठी में मान रहा था। वह भारत को 60% स्वदेशीकरण और स्थानीय विनिर्माण लोकल मैन्युफैक्चरिंग का वादा कर रहा था, लेकिन फ्रांस यह भूल गया कि यह 2025 का नया भारत है जो किसी के दबाव में नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर समझौता करता है। इसी बीच रूस ने अपना त्रुप का पत्ता चला है। रूस ने भारत से सीधे 7 से 8 स्क्वाड्रन 126 से 144 विमान का एक बड़ा सौदा करने का प्रस्ताव रखा है, जिससे फ्रांस की पूरी योजना पर पानी फिर गया है। रूस का कहना साफ है, आप सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं बल्कि भविष्य की तकनीक खरीद रहे हैं। इस प्रस्ताव के तहत इन विमानों का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की नासिक इकाई में किया जाएगा, जहां पहले से ही 220 से अधिक Su-30 AMKI विमान बनाए जा चुके हैं। इसका मतलब है कि भारत के पास पहले से ही बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर और विशेषज्ञता मौजूद है। यह सिर्फ एक व्यापारिक सौदा नहीं बल्कि एक रणनीतिक चाल है जिसमें रूस ने फ्रांस को फंसा दिया है। रूस का संदेश स्पष्ट है, यदि भारत को सही मायने में आत्मनिर्भर बनना है और अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता चाहिए तो उसका रास्ता Su-57 के माध्यम से ही जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि Su-57 में ऐसा क्या खास है जो राफेल में नहीं? रूसी अधिकारी खुले तौर पर दावा कर रहे हैं कि Su-57 न सिर्फ राफेल से बेहतर है, बल्कि यह एक अदृश्य विमान स्टेल्थ जेट है जो राफेल को बिना रडार पर आए ही मात दे सकता है। ये कोई मामूली दावा नहीं है, बल्कि सीधे सीधे राफेल की क्षमता पर एक बड़ा सवाल है। इसे समझने के लिए हमें रडार क्रॉस सेक्शन RCS को समझना होगा। आसान शब्दों में RCS किसी विमान की रडार पर दिखाई देने की क्षमता है। जितना कम RCS उतना ही विमान अदृश्य होगा। राफेल का RCS लगभग 0.28 वर्ग मीटर है, जो कि अच्छा है, लेकिन Su-57 का RCS 0.1 से 0.5 वर्ग मीटर के बीच है, जो इसे एक सच्चा अदृश्य लड़ाकू विमान बनाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह Su-57 का विशेष डिजाइन है, जिसमें हथियारों को रखने के लिए अंदरूनी हथियार डिब्बे इंटरनल वेपन्स बे हैं। इसके विपरीत राफेल अपने अधिकांश हथियार पंखों के नीचे लगाकर उड़ान भरता है, जिससे उसका RCS बढ़ जाता है और वह आसानी से रडार की पकड़ में आ जाता है। ऊंचे और खतरनाक युद्ध क्षेत्रों में जहां दुश्मन हर कोने पर घात लगाए बैठा हो, वहां एक ऐसा विमान जो बिना दिखे हमला कर सके, वह एक बड़ा बदलाव ला सकता है। फ्रांस भी अपने राफेल के नए संस्करण
वेरिएंट में सुपर क्रूज, बिना आफ्टरबर्नर के तेज गति से उड़ान भरना और बेहतर अदृश्य क्षमता देने का दावा कर रहा है। लेकिन रूस का तर्क है कि राफेल मूल रूप से 4.5वीं पीढ़ी का विमान है, जबकि Su-57 एक असली 5वीं पीढ़ी का शिकारी है। रूस का यह भी आरोप है कि फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन अपने ग्राहकों को एक ऐसे तंत्र इकोसिस्टम में फंसा लेती है जहां विमान के 40 साल के जीवन काल में हर छोटे बड़े हथियार एकीकरण इंटीग्रेशन के लिए मोटी रकम चुकानी पड़ती है। यह भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता पर एक हमला है और रूस इसी कमजोर नस को दबा रहा है। रूस का असली ब्रह्मास्त्र केवल तकनीक नहीं, बल्कि तकनीक देने का वादा है। 2018 में भारत ने रूस के साथ चल रहे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान कार्यक्रम FGFA को छोड़ दिया था, क्योंकि भारत को उसकी अदृश्य क्षमताओं और लागत पर संदेह था। लेकिन अब रूस ने अपनी पिछली गलतियों से सीख ली है। 2025 की शुरुआत में रूस ने जो नया प्रस्ताव दिया है वह भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियानों के लिए एक वरदान से कम नहीं है। रूस भारत को Su-57 बनाने के लिए पूर्ण तकनीकी हस्तांतरण, फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने को तैयार है, जिससे HAL नासिक में 70 से 80% तक स्वदेशीकरण के साथ इन विमानों का निर्माण हो सकेगा। लेकिन इस सौदे को ऐतिहासिक बनाने वाली बात है पूर्ण स्रोत कोड तक पहुंच, फुल सोर्स कोड एक्सेस का वादा। स्रोत कोड किसी भी विमान की आत्मा और उसका मस्तिष्क होता है। ये वो गुप्त कोड है जो उसके उड़ान नियंत्रण, एवियोनिक्स और हथियार प्रणालियों को चलाता है। स्रोत कोड हाथ में होने का मतलब है कि भारत अपनी मर्जी से और बिना रूस को पैसे दिए अपने स्वदेशी हथियारों को Su-57 में एकीकृत कर सकता है। सोचिए, जब DRDO द्वारा विकसित अस्त्र मिसाइल, रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल और अन्य घातक हथियार Su-57 पर लगेंगे तो भारत की मारक क्षमता कहां से कहां पहुंच जाएगी। यह वो स्वतंत्रता है जो फ्रांस राफेल के साथ कभी नहीं देगा। कैग, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की पुरानी रिपोर्टों में भी यह सामने आ चुका है कि राफेल में स्रोत कोड तक सीमित पहुंच स्वदेशी उन्नयन अपग्रेड में एक बड़ी बाधा रही है। रूसी अधिकारियों ने स्पष्ट किया है, हम एक 5वीं पीढ़ी के इंजन वाला अदृश्य विमान और Su-30 MKI की तरह ही अत्यधिक अनुकूलन योग्य हाईली कस्टमाइजेबल विमान दे रहे हैं। Su-57 स्रोत कोड के साथ आएगा ताकि भारतीय हथियारों का एकीकरण आसान हो सके, जबकि डसॉल्ट अगले 40 सालों तक भारत को अपने तंत्र में बांधकर हर हथियार के लिए पैसे वसूलेगा। इस प्रस्ताव में एक और छिपा हुआ खजाना है, इसका 5वीं पीढ़ी का इंजन। रूस Su-57 के लिए अपना नया AL-51F1 इंजन या इसका निर्यात संस्करण एक्सपोर्ट वेरिएंट AL-51I इंजन दे रहा है, जो मौजूदा Su-30 MKI के इंजन से कहीं अधिक शक्तिशाली है। ये इंजन विमान को सुपर क्रूज की क्षमता देता है, जिससे विमान की सीमा, रेंज और लड़ने की क्षमता दोनों बढ़ जाती है। चीन के साथ लगने वाली वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर ऊंचे इलाकों में परिचालन के लिए यह क्षमता बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा Su-57 की तकनीक Su-30 MKI के साथ 70 से 80% तक मेल खाती है, जिसका मतलब है कि भारतीय वायुसेना के पायलटों को Su-57 पर स्विच करने में बहुत कम समय लगेगा और रखरखाव भी आसान हो जाएगा। रूस का प्रस्ताव सिर्फ विमान बेचना नहीं है, बल्कि भारत के पूरे वायुसेना तंत्र को उन्नत करना है। Su-57 में इस्तेमाल होने वाले GN आधारित AES रडार और भारतीय मिशन कंप्यूटर को भविष्य में Su-30 MKI के सुपर 30 उन्नयन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह एक तीर से दो शिकार करने जैसा है। रूस का यह बड़ा दांव भारत को अमेरिका और यूरोप दोनों पर दबाव बनाने का एक सुनहरा अवसर देता है। यह सौदा न केवल वायुसेना को एक नई रीढ़ देगा, बल्कि इससे मिलने वाली तकनीक भारत के अपने 5वीं पीढ़ी के विमान AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट परियोजना को भी अप्रत्यक्ष रूप से जबरदस्त बढ़ावा देगी। यह भारत को एक विमान निर्माता देश के रूप में स्थापित कर देगा। अब गेंद पूरी तरह से भारत के पाले में है। एक तरफ फ्रांस का आजमाया हुआ और भरोसेमंद राफेल है, जिसने अपनी काबिलियत साबित कर दी है। इसकी विश्वसनीयता और बहुभूमिका क्षमताएं बेजोड़ हैं और भारत में इसका बुनियादी ढांचा पहले से मौजूद है। यह एक सुरक्षित विकल्प है। दूसरी तरफ रूस का Su-57 है, जो एक उच्च जोखिम और उच्च लाभ वाला दांव है। यूक्रेन संघर्ष के कारण रूस की अपनी उत्पादन क्षमता तनाव में है और उसने अभी तक अपनी ही वायुसेना को कुछ ही Su-77 दिए हैं।
ऐसे में भारत को समय पर डिलीवरी का संदेह हो सकता है। कुछ भारतीय विशेषज्ञ Su-77 की अदृश्य क्षमताओं पर सवाल भी उठाते हैं, लेकिन रूस का प्रस्ताव सिर्फ एक लड़ाकू विमान का नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक संप्रभुता का है। यह चीन के J-20 बेड़े और पाकिस्तान द्वारा कथित तौर पर खरीदे जा रहे J-35 के खिलाफ एक निर्णायक बढ़त का वादा है। यह भारत के रक्षा तंत्र, HAL, DRDO और टाटा जैसी निजी कंपनियों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का मौका है। भू राजनीतिक रूप से रूस के साथ इतनी बड़ी डील अमेरिका के साथ संबंधों में कुछ तनाव पैदा कर सकती है, लेकिन भारत की बहुसंरेखण मल्टी अलाइनमेंट की विदेश नीति उसे ऐसे फैसले लेने की छूट देती है जो उसके राष्ट्रीय हित में हो। यह सौदा सिर्फ लड़ाकू विमानों का नहीं, बल्कि भारत की आकाश में स्वतंत्रता का है। यह तय करेगा कि क्या भारत आने वाले दशकों तक सिर्फ एक बड़ा खरीदार बना रहेगा या फिर वह तकनीक का मालिक बनकर दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत सरकार क्या फैसला लेगी। क्या वह फ्रांस के साथ अपने पुराने और भरोसेमंद रिश्ते को निभाएगी या फिर रूस के इस क्रांतिकारी प्रस्ताव को स्वीकार कर एक नया इतिहास लिखेगी? आपके हिसाब से भारत को फ्रांस के भरोसेमंद राफेल के साथ जाना चाहिए या फिर रूस के इस महाप्रस्ताव को स्वीकार कर आसमान का सिकंदर बनना चाहिए? आपसे हुई पिछली चर्चा के बाद इस बहुचर्चित सौदे की कहानी में कुछ नए और महत्वपूर्ण मोड़ आ गए हैं। इस सौदे की जटिलता और इसके भारत के भविष्य पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए भारत सरकार ने एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें न सिर्फ तकनीकी पहलुओं बल्कि भू राजनीतिक संबंधों और आत्मनिर्भरता के लक्ष्यों को भी ध्यान में रखा गया है। भारत ने राफेल और Su-57 दोनों को ही गहन जांच के दायरे में रखा है और इन दोनों देशों से और अधिक विस्तृत जानकारी मांगी है। इस प्रक्रिया में भारत ने न सिर्फ कीमतों और डिलीवरी शेड्यूल पर बातचीत की है, बल्कि यह भी जानने की कोशिश की है कि रूस और फ्रांस भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान में कितनी गहराई तक सहयोग कर सकते हैं। यह भारत की दृढ़ता को दिखाता है कि वह अब सिर्फ एक ग्राहक नहीं, बल्कि एक रणनीतिक भागीदार है जो अपनी शर्तों पर काम करेगा। इस बीच फ्रांस ने भारत के रुख को गंभीरता से लेते हुए अपने प्रस्ताव में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। फ्रांस ने यह महसूस किया है कि रूस का प्रस्ताव भारत को सिर्फ विमान नहीं, बल्कि तकनीक का नियंत्रण देने का वादा कर रहा है। इसके जवाब में फ्रांस ने राफेल के F4 और आने वाले F5 वेरिएंट के लिए सीमित सोर्स कोड एक्सेस देने का संकेत दिया है। यह एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि अब तक फ्रांस ने इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं दिया था। इसके अलावा फ्रांस ने राफेल के नए संस्करणों में इस्तेमाल होने वाली उन्नत तकनीक को भारत के साथ साझा करने की इच्छा जताई है, जिसमें बेहतर रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम शामिल हैं। फ्रांस का यह कदम दिखाता है कि वह इस सौदे को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता है। इसके साथ ही उसने HAL के साथ मिलकर भारत में राफेल विमानों के इंजन के निर्माण पर भी चर्चा शुरू की है, जिससे भारत की एरोस्पेस इंजीनियरिंग क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन रूस भी चुप नहीं बैठा है। रूस ने यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के बावजूद अपनी उत्पादन क्षमता को बनाए रखने का वादा किया है और भारत को विश्वास दिलाया है कि वह समय पर डिलीवरी कर सकेगा। रूस ने भारत के साथ मिलकर एक सह विकास को डेवलपमेंट कार्यक्रम शुरू करने का भी प्रस्ताव दिया है, जिसमें भारत Su-57 के भावी संस्करणों, फ्यूचर वेरिएंट्स के डिजाइन और विकास में सीधे तौर पर शामिल हो सकेगा। यह एक अभूतपूर्व प्रस्ताव है जो भारत को न सिर्फ एक निर्माता बल्कि एक डिजाइनर और डेवलपर के रूप में स्थापित करेगा। इस सह विकास कार्यक्रम के तहत भारत अपने स्वदेशी सेंसर, हथियार और एवियोनिक्स को सीधे Su-57 में एकीकृत कर पाएगा, जिससे यह विमान भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार ढल जाएगा। रूस ने यह भी कहा है कि Su-57 का रखरखाव और संचालन लागत ऑपरेटिंग कॉस्ट राफेल की तुलना में काफी कम होगी, जो भारतीय वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। यह पूरा मामला अब सिर्फ दो विमानों के बीच की प्रतिस्पर्धा नहीं रह गया है, बल्कि दो अलग अलग भू राजनीतिक और आर्थिक मॉडलों के बीच की लड़ाई बन गया है। एक तरफ फ्रांस है, जो एक मजबूत और विश्वसनीय पश्चिमी भागीदार है, और दूसरी तरफ रूस है, जो भारत को रणनीतिक स्वतंत्रता और तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक नया रास्ता दिखा रहा है। अगर भारत रूस के प्रस्ताव को स्वीकार करता है, तो यह अमेरिका के साथ उसके संबंधों में कुछ तनाव पैदा कर सकता है, जो भारत के रूस से हथियारों की खरीद पर पहले से ही चिंतित है।
हालांकि भारत ने अपनी विदेश नीति में यह साफ कर दिया है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देगा। यह सौदा भारत के लिए एक बड़ा मौका है कि वह रक्षा क्षेत्र में अपनी निर्भरता को कम करे और एक वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करे। अब भारत के रक्षा मंत्रालय को इन दोनों प्रस्तावों का गहन विश्लेषण करना होगा। उन्हें न सिर्फ विमानों की तकनीकी क्षमताओं बल्कि उनके भविष्य में रखरखाव की लागत, डिलीवरी की विश्वसनीयता और सबसे महत्वपूर्ण भारत के रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ने वाले प्रभाव का भी मूल्यांकन करना होगा। यह फैसला भारत के भविष्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। क्या भारत सुरक्षित विकल्प चुनेगा या एक जोखिम भरा लेकिन अधिक लाभदायक रास्ता अपनाएगा? क्या यह सौदा भारत को एक खरीदार से एक मालिक बनने की दिशा में ले जाएगा? यह फैसला ही तय करेगा कि आने वाले दशकों में भारतीय वायुसेना कितनी शक्तिशाली होगी। आपके अनुसार भारत को इस स्थिति में किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए? इस बीच इस पूरे सौदे में एक नया मोड़ तब आया जब अमेरिका ने भी भारत के सामने अपनी सबसे उन्नत लड़ाकू विमान F-35 लाइटनिंग II का प्रस्ताव रखा। अमेरिका ने इस प्रस्ताव के साथ एक रणनीतिक साझेदारी का भी वादा किया है, जिसमें F-36 के उत्पादन में भारतीय कंपनियों को शामिल करने का विचार है। हालांकि अमेरिका ने अभी तक पूर्ण तकनीकी हस्तांतरण, फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सोर्स कोड देने के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी है, जो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है। इस प्रस्ताव ने इस सौदे की जटिलता को और बढ़ा दिया है, क्योंकि अब भारत के पास 3 अलग-अलग विकल्प हैं: फ्रांस का राफेल, रूस का Su-57 और अमेरिका का F-85। हर विकल्प अपनी खूबियों और कमियों के साथ आता है, जिससे भारत के लिए फैसला लेना और भी मुश्किल हो गया है। भारत सरकार ने इस समय पूरी सावधानी के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है। रक्षा मंत्रालय ने एक विशेष समिति का गठन किया है, जिसमें भारतीय वायुसेना, DRDO और रक्षा उत्पादन विभाग के शीर्ष अधिकारी शामिल हैं। यह समिति तीनों प्रस्तावों का गहराई से अध्ययन कर रही है। समिति का मुख्य उद्देश्य सिर्फ विमान की कीमत और तकनीकी क्षमता का मूल्यांकन करना नहीं है, बल्कि यह भी पता लगाना है कि कौन सा सौदा भारत की दीर्घकालिक रणनीतिक जरूरतों को सबसे अच्छी तरह से पूरा करेगा। इसमें स्वदेशीकरण, इंडिजनाइजेशन, भारत में उत्पादन की क्षमता, रखरखाव की लागत और भविष्य में अपग्रेड करने की स्वतंत्रता जैसे कारक शामिल हैं। यह समिति अपनी रिपोर्ट जल्द ही सरकार को सौंपने वाली है, जिसके बाद ही कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा। राफेल, Su-57 और F-35 इन तीनों विमानों की अपनी अपनी ताकत है। राफेल एक साबित हुआ और विश्वसनीय विमान है, जो भारतीय वायुसेना में पहले से ही अपनी क्षमता साबित कर चुका है। इसका रखरखाव आसान है और इसका प्रदर्शन भी अच्छा है। वहीं Su-57 5वीं पीढ़ी का एक शक्तिशाली विमान है, जो भारत को तकनीकी आत्मनिर्भरता और पूर्ण सोर्स कोड एक्सेस का वादा करता है। यह चीन और पाकिस्तान के बेड़े के खिलाफ एक निर्णायक बढ़त दे सकता है। तीसरी तरफ F-35 एक अत्यंत उन्नत विमान है, जो अदृश्य क्षमताओं, स्टेल्थ और नेटवर्क केंद्रित युद्ध, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में बेजोड़ है। यह अमेरिका के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत कर सकता है, लेकिन इसकी लागत और रखरखाव भी काफी अधिक है। इस पूरे घटनाक्रम में भारत की भू राजनीतिक स्थिति भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक तरफ अमेरिका भारत पर रूस से दूरी बनाए रखने के लिए दबाव बना रहा है, वहीं रूस भारत को एक विश्वसनीय और ऐतिहासिक सहयोगी के रूप में देखता है। दूसरी ओर फ्रांस भारत का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार रहा है, जिसने मुश्किल समय में भी भारत का साथ दिया है। भारत के लिए यह एक मुश्किल स्थिति है, क्योंकि उसे अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए अपने सभी प्रमुख सहयोगियों के साथ संतुलन बनाए रखना है। यह फैसला सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं है, बल्कि भारत की विदेश नीति और वैश्विक स्थिति को भी प्रभावित करेगा। यह स्पष्ट है कि भारत का यह फैसला केवल कुछ लड़ाकू विमानों की खरीद तक सीमित नहीं है। यह फैसला भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता, तकनीकी आत्मनिर्भरता और भविष्य में एक वैश्विक शक्ति के रूप में उसकी भूमिका को परिभाषित करेगा। क्या भारत एक ऐसा सौदा करेगा जिससे वह अपनी रक्षा आवश्यकताओं को पूरा कर सके और साथ ही अपनी प्रौद्योगिकी को भी बढ़ावा दे सके? क्या भारत एक ही तरह के विमानों पर निर्भर रहने के बजाय अपने बेड़े में विविधता लाएगा? यह सब भारत सरकार के आने वाले फैसले पर निर्भर करता है। आपकी क्या राय है? क्या भारत को किसी एक विमान को चुनना चाहिए या अपने बेड़े को विविध बनाने के लिए तीनों में से कुछ कुछ विमान खरीदने चाहिए?
दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।